अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डायलॉग में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान इरम चौधरी। मशहूर मकूला है कि पहले सोचो फिर तोलो और फिर बोलो। इस मकूले पर अमल करने की बजाय वतन अजीज़ के बासियों जैसे कि सियासत के खिलाड़ियों, ज़मींदारों, सनतकारों, सरमायादारों, ताजरों, सरकारी मुलाजमों, किसानों, गर्ज के रेडी बानों समेत हर मकतबा फ़िक्र ने फैज़ साहब का ये शेर, जो कि उन्होंने यकीनन किसी और पेराए में कहा था, सुन लिया। ना सिर्फ सुन लिया बल्कि ज़हन नशीन कर लिया। बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल ज़ुबां अब तक तेरी है। मुल्क में जहां जुबान का बेदरीक और खुला इस्तेमाल होता है, इजहार राय की ना सिर्फ आज़ादी है बल्कि मादर पिदर आज़ादी दस्तयाब है। बोलने की जितनी आज़ादी वतन अजीज़ में है, इसकी नवीद पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। जहां लब आज़ाद हैं वहीं मुल्क की सियासत इल्ज़ामात के बिना अधूरी है। सियासत और इल्ज़ामात लाज़िमो मलजूम है। यही वजह है कि मगरब में इल्ज़ाम तराशी को मायूब समझा जाता है। मगरबी दुनिया और तरक्की याफ्ता ममालिक इल्ज़ाम लगाना वहाँ पे आसान अमर नहीं है, और अगर किसी अवामी शख्सियत पर इल्ज़ाम आयद होता है तो मुस्ताफ़ी होकर इल्ज़ाम का सामना करती है वो शख्सियत और ख़ुद को बेगुनाह साबित करती है, या फिर गुनाहगार होने पर आवाम से माफ़ी की तलब की जाती है। हमारे यहाँ माफ़ी को गुनाह कबीरा तस्वर किया जाता है। इल्ज़ामात आयद करना और इल्ज़ामात से मुनहरिफ होना मामूल की बात है। सियाको सबाक का सहारा लिया जाता है। झूठ को सियासी बयान का नाम देकर सियासत को गाली दी जाती है। तरक्की याफ्ता ममालिक और मगरबी ममालिक की मिसालें देते ना थकने वाले सियासतदान खुद किसके पैरोकार हैं मालूम नहीं। कप्तान के सियासत में आने पर मुल्क का नौजवान तबका, जो कप्तान की क्रिकेट से पहले ही मुतासिर था, उसने कप्तान को सियासत में अच्छा इजाफा करार दिया। नौजवानों ने इमरान खान को अपना लीडर मान लिया। वजूहात क्या बनी? इमरान खान पढ़ा लिखा है, अच्छा स्पीकर है, मौरूसी सियासत की पैदावार नहीं, कामयाब फलाही इदारा चला रहा है, ईमानदार है, नेक नाम है। कप्तान की शोहरत की बड़ी वजह उनके सियासी हरीफों की बदनामी भी थी। अपनी बातों से मुनहरिफ होने को कप्तान ने यूटर्न का नाम देकर सियासत में यूटर्न का इजाफा किया। उन्होंने अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम अमरीकी साइफर से शुरू किया। बैरूनी तो फिर अंदरूनी साजिश जर्नेलों, सियासतदानों से होता हुआ निगरान वज़ीर आला पंजाब तक आन पहुंचा। उन पर हमले का इल्ज़ाम पहले उन्होंने शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और एक सीनियर फौजी अफसर पर आयद किया। बाद 3 सहाफ़ियों के नाम भी लिए गए। हालिया बयान में कप्तान का कहना है कि पहले प्लान बी के तहत मुझे मजहबी इंतहा पसंदी के नाम पर कत्ल का मंसूबा बनाया। अब प्लान सी बना है जिसके पीछे आसिफ अली जरदारी है। दहशतगर्द तंजीमों को मुझे कत्ल करवाने के लिए पैसे दिए और सहूलतकारी के लिए पैसा लगाया। इस साजिश में सहूलतकार ताकतवर एजेंसियों के लोग शामिल हैं। इन्हीं मौज़ूआत पर बात करेंगे। इसके अलावा फाफन की रिपोर्ट पर भी बात होगी, जिसमें कहा गया है कि सियासी जमातें इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद ना हुई तो मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम की ज़द में रहेगा, और इस वजह से पहले ही कमज़ोर मईशत पर मनफी असरात मुरतब हो चुके हैं। मज़ीद भी इस पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। अपने पैनल का आपसे तारुफ करवाते चलो। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सज्जाद बुखारी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर एंकर पर्सन हैं, तजियाकार हैं। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं नुसरत वाहिद साहबा। नुसरत वाहिद साहबा स्काइप पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया आपको। पीपल्स पार्टी से खुजादा चटान साहब हमारे साथ मौजूद है। खुजादा चटान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और मेंबर नेशनल असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जुल्फ़िकार अली भट्टी हमारे साथ मौजूद है। जुल्फ़िकार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आगाज़ आपसे कर लेते हैं डॉक्टर साहब, जिस तरीके से मैंने अपने इब्तदाइये में तमाम बातें समराइज़ की। पहले तो दुश्मन मुल्क को बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करना पड़ता था इल्ज़ाम तराशी के लिए और ख़ुसूसन इदारों को टारगेट करने के लिए। अब हमारे सियासतदान ही ये काम बासानी कर रहे हैं और दुश्मन मुल्क जो है वो बगले बचाता है कि उनका काम तो आसान हो गया। बहुत शुक्रिया इरम, मैं तो पहले आपका बहुत मशकूर हूँ। आपने अपनी तमहीद के अंदर अहाता किया और हालात का बड़े बारीक बीनी से आपने जायज़ा लेते हुए अपना इंट्रो दिया है। मैं उन तमाम आपके सवाल और आपके इंट्रो से पहले अपने तमाम पैनलिस्ट से भी चाहूँगा, बल्कि आपसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि हम इस प्लेटफॉर्म से एक ऐसे मलून शख्स का, जिन्होंने आज से 1 हफ़्ता कबल पहले उन्होंने स्वीडन में हमारे कुरान पाक यानी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की बेहुरमती की, जिस पर हमने शदीद रद्द-ए-अमल दिखाया। और आज मैं एक मरतबा फिर उस मलून की उस हरकत को, जो उसने एक मरतबा फिर दोहराई है और अब उसने डेनमार्क में जो हमारा टर्किश
सफारत खाना है उसके करीब ही उसने इसी हरकत को दोबारा दोहराया है। तो मैं न सिर्फ उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ बल्कि इस मलून शख्स को कैफियत किरदार तक पहुँचाने के लिए OIC, सो कॉल्ड OIC और सो कॉल्ड UNO को एक मरतबा ये कहना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पर अपने उन उलमाए कराम को, मशाइख को, और हमारे जो सोशल मीडिया हैंडलर्स और ट्विटर हैं जो अपने लीडरान के लिए तमाम हदें फलांगते हुए और बेबाक न सिर्फ गुफ्तगू करते हैं बल्कि अखलाकियात के दायरा कार से बाहर निकलकर वो अपने लीडरान को इंतहाई सपोर्ट करते हैं। मैं उन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को और उन ट्विटर्स हैंडलर्स को भी कहूँगा कि वो इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करें। देखिए, जो आपने सबसे पहले बात की कि इस वक्त जो ओवरऑल जो सूरत हाल है, मैं सबसे पहले सूरत हाल पे ये बात ज़रूर कहूँगा। हमारा एक दोस्त था, बिज़नेस करना चाहता था, तो उसने पहले एक होटल खोला। तो उस होटल में उसने पहले कोशिश ये की कि उसने कहा कि जी मैं कोई नमकीन यानी जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा की स्पेशलिटी है वो डिश स्टार्ट करवाता हूँ। तो उसकी होटल नहीं चली। फिर उसने कहा कि यार मैं ऐसे करता हूँ, मैं सिंध का ट्रेडिशन इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। वो होटल में भी नाकाम रहा। फिर उसने कोशिश ये की, उसने कहा अब तो कुछ नहीं होता, मैं चलो गवादर से फ़िश वगैरह मंगवा लेता हूँ। तो वो भी उसमें कामयाब नहीं हुआ। उसने नित नई कोशिशें की। इसी तरह हमारे सियासतदान भी मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ चूरन बेचते हैं। कोई कहता है मुझे क्यों निकाला, कोई कहता है रात को 12 बजे अदालतें क्यों लगाई, और कोई ये कहता है कि मैं तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैं ये समझता हूँ कि मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इस सूरत हाल में जो इल्ज़ामात का सिलसिला है, साइफ़र से लेकर आपने कहा उसका ड्राप सीन, अभी तक ड्राप सीन नहीं हुआ। वैसे अब तक तो बज़ाहिर वो ड्राप सीन नज़र आ रहा है कि नकवी साहब पर जो है वो आके मलबा गिर गया कि मेरी हुकूमत इन्होंने गिराई है। जबकि उनकी हुकूमत क्यों गिरी है, इसके एक पस मंज़र मौजूद है। उनकी हुकूमत, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी परफॉर्मेंस से गिरी है, और इस्टेब्लिशमेंट मज़ीद ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उन्होंने अपना कंधे से इस बोझ को उतार के ज़मीन पर पटक दिया, और एक आइनी अमल हुआ। भले आप उसके लिए याद कर लें माजी को कि PMLN की हुकूमत बनने वाली थी, पंजाब में नहीं बनने दी, और मुख्तलिफ गलों में लोगों के जो है वो मैं पटा नहीं कहूँगा, मैं इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता, PTI के झंडे डाल कर जो है उन्हें न सिर्फ पंजाब बल्कि वफाक में भी शामिल किया गया। और जिनके खिलाफ लंदन में केस करने के लिए खान साहब और उनकी जमात गई थी, उन्हीं को साथ में शामिल करके उन्होंने नया पाकिस्तान बनाने का फैसला किया। तो आज लोगों को सब क्या पता है किसने क्या किया, कौन क्या कर रहा है। इस वक्त मौजूदा हुकूमत आपस में एक, आपको पता है, मखलूत हुकूमत है, तो सबके अपने अपने डायरेक्शंस हैं, सबके अपने अपने मामलात हैं। लेकिन खुदारा अपनी सियासत चमकाने के लिए इक़्तिदार के नशे में धुत होकर आप अपनी सॉवरेनिटी को, आप अपनी इंटेग्रिटी को, आप मुल्क के तशख़्ख़ुस को, आइनी इदारों को, उनके सरबराहान का मजाक ना उड़ाएं। आपकी सियासत होती रहेगी, मुल्क होगा तो आपकी सियासत भी होगी। हाँ, अगर आप इस तरह के एक तसलसल के साथ मुल्क के आइनी इदारों पर हमला करेंगे, और ये जिनको आप कहते हैं ना न्यूट्रल्स, और जिनको आपने मुख्तलिफ इल्काबात से नवाजा है, तो याद रखें ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके लिए RTS बिठाया था, ये वही लोग हैं जिन्होंने पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया था, ये वही लोग हैं जिन्होंने सब कुछ मैनेज किया था। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। और जब PMLN और अपोजिशन इस पर एहतजाज करती थी कि ये सब का सब इस्टेब्लिशमेंट कर रही है और ये सब का सब लाडले को लाने के लिए हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, तो हम सब मिलके, इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ और मेरा मीडिया और मेरे तमाम टूल्स, वो यही कह रहे थे कि ये जो कह रहे हैं ये गद्दार हैं, ये मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट। और खान साहब भी कहते थे कि जब इस्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज इनकी चोरियां पकड़ती हैं तो तब ये बिलबिला उठते हैं। तो अब खान साहब आपका क्या पकड़ा गया है कि आप बिलबिला उठें? ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारी बातें हैं। मैं नुसरत भाई साहब आपसे भी जानना चाहूँगी, जिसकी बात भी की इमरान खान ने कि पहले प्लान B और अब प्लान C तैयार किया गया है, क्योंकि जो इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जारी रहा साइफ़र से वज़ीर आला तक, हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम जो कि साइफ़र से शुरू हुआ वज़ीर आला तक, ये इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जारी है मुसलसल। अब आप क्या समझ रही हैं कि ये जो तमाम तक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये जो बातें की जा रही हैं, इदारों के सरबराहान तक को मुलव्वस किया जा रहा है, दुश्मन मुल्क तो इस पर खुश होगा। हमें अपने आप को मुत्तहिद रख कर और अपने इदारों की साख को बरकरार रख कर मामलात को आगे लेकर चलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच इरम, अपने प्रोग्राम में इन्वाइट करने का। देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस वक्त चल रही है, क्या वो इल्ज़ामात जो इमरान खान साहब ने लगाए या अभी रिसेंटली जो भी बात की उन्होंने, कि उसमें कौन सी चीज़ ऐसी थी जो गलत थी? क्यों इन लोगों ने एक चलती हुई हुकूमत को, जो कि प्रोग्रेस की तरफ चल रही थी, 6 पॉइंट पे इकॉनमी पहुंच चुकी थी, कोरोना डेज के बावजूद हमारे यहाँ अमवात कम हुई, हमारी इकोनॉमी बेहतर हुई, हमारी इंडस्ट्रीज बेहतर हुई, 100% पे इंडस्ट्रीज काम कर रही थी, इतना ज़्यादा
हमें मजदूरों की जरूरत पड़ रही थी कि दूसरे शहरों से लाके वहां पे लगाने पड़ रहे थे। सीमेंट फैक्ट्री देख लें, किसानों का देख लें, शेल्टर होम्स देख लें, 3 अदद आपके डैम बनने शुरू हुए। क्या कौन सी ऐसी चीज थी जो नहीं हो रही थी? 10 लाख का हेल्थ कार्ड जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं सोचा। कोरोना जी डेज में आप देखें कि जो भी हालात थे उसके बावजूद उन्होंने बगैर डिफरेंशिएट किए कि किस पार्टी का है, किस सूबे का है, हर एक को वो इमदाद मिली। उस तरह नहीं हुआ जिस तरह पीपल्स पार्टी के जमाने में बेनजीर इनकम सपोर्ट थी, जिस 800 शनाख्ती कार्ड जो है वो आपको एफबीआर के एक मुलाजिम के पास से मिल रहे हैं, और आप उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? वो सारा पैसा उनकी जेबों में चला जाता था गरीबों के नाम के ऊपर। लेकिन उसमें कौन सी ऐसी बेईमानी हो रही थी या कौन सी ऐसी चीज हो रही थी? हाँ, सिर्फ ये कसूर था कि उन्होंने अपनी जमीन नहीं दी, अपनी जमीन ड्रोन हमलों के लिए नहीं दी, अपने लोगों को मरवाना नहीं चाहते थे। वो पहले ही बार बार कहते थे कि हम दूसरे की जंग लड़के हमने 75,000 से ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, अब दोबारा आइंदा कभी नहीं होगा इस तरह का। और जाहिर है कि उसके ऊपर वो कायम रहे, और जब उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट की बात की तो आपको पता है कि क्या हुआ। उसके बाद जमहूरी तरीके से ये 13 जमातें एक साथ हो गई जो एक दूसरे का पेट फाड़ रही थी, जो एक दूसरे को सड़कों पे घसीट रही थी, जो एक दूसरे के लिए नैब बना रही थी, मुकदमे कर रही थी और जेलों में डाल रही थी। वो सब एक साथ हो जाते हैं और ये जाता है कि जी इमरान खान ने पता नहीं ऐसा क्या गदर मचा दिया था जिसकी वजह से उसको निकाला जा रहा था। ये तो इनका प्रोपेगेंडा था कि महंगाई बहुत ज्यादा होगी, महंगाई बहुत ज्यादा होगी। अब मुझे बताइए मुल्क कहाँ पहुंच गया? आज 2,06,000 रुपए तोला सोना है। आप मुझे बताएं, किसी ने कभी ख्वाब में भी सोचा था आज से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले कि यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे? डॉलर कहाँ चला गया? आटा लोगों की दस्तरस से बाहर है। लोग फाकों से न सिर्फ ये कि खुद मर रहे हैं, पहले अपने बच्चों को मारते हैं और उसके बाद वो खुदकशी करते हैं। हमारे जमाने में महंगाई जरूर बढ़ रही थी, इसलिए कि कोरोना के बाद महंगाई ने बढ़ना था। कोरोना के बाद पूरी दुनिया की इकोनॉमी टॉपर डाउन हुई थी। अमेरिका जैसा मुल्क -13 पे चला गया था, इंडिया -6 पे चला गया था। उसके बावजूद हम नहीं गिरे। हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, हमारी इंडस्ट्रीज काम कर रही थी, हर चीज हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद उस चलती हुई हुकूमत को निकाला गया, गिराया गया, फेंका गया, और उसके बाद उसके लीडर के ऊपर कातलाना हमला होता है और 4 अदद गोलियां लगती हैं, जिसपे ये कहा जाता है कि वो ड्रामा कर रहे हैं। कुछ भी नहीं हुआ जी, गोलियां कपड़ों को छू के निकल गई। भाई कैसे हो सकता है? वो दिखा रहा है अपने जख्म, उस पे तक ये कहा जा रहा है कि वो ड्रामा कर रहा है। मुझे बताएं कहां पे ड्रामा हो रहा है? वो सिर्फ हर चीज को उसने ऑब्वियस किया। पूरे पाकिस्तान में लोग जानते हैं कि कौन पाकिस्तान के साथ सिंसियर है और कौन नहीं है। उसने जिसकी गलती थी उसको एक्सपोज किया, लोगों को बताया। आज मेरा माली, मेरा मासी, मेरे को हर एक को पता है कि किसने कितना कितना कुछ लूटा। आप मुझे बताएं 1100 रुपए जिस दिन उनको उसकी सजा मिलनी थी, उसकी सजा वो होनी थी, उस दिन वो वजीर आजम बन जाते हैं, उनका बेटा वजीर आला बन जाता है, बात खत्म हो जाती है। उसके बाद दूसरा बेटा आता है, उसके तमाम सब कुछ माफ हो जाता है। तो ये कब तक चलेगा? इस तरह पाकिस्तान कितनी देर ये सब कुछ सह सकेगा? लेकिन मुझे ये भी बताएं, कब तक चलेगा नुसरत वाहिद ज्यादा साहिबा? हमारे ऊपर हो गए, अब कोई मुल्क देने पर राजी नहीं है। आप देखिए IMF हमें कर्जे देने पर राजी नहीं है, और जो दे रहे हैं वो भी इतनी शदीद शराइत के साथ हैं कि उसको हुकूमत खुद से नहीं खर्च कर सकती। आप लोग मतलब क्या समझ आइए, हलवा नहीं है। एक दिन पाकिस्तान खुदा न खास्ता पाकिस्तान कोई डैमेज होता है और हमारा एटॉमिक बम ले जाते हैं, फिर हम कहाँ पे खड़े हैं? मुझे बताएं। इधर से इंडिया, उधर से इसराइल हमला करेगा और बात खत्म हो जाएगी। मतलब ये बात क्यों नहीं समझ आती? खान साहब अपने लिए तो कुछ नहीं कर रहे, उनको तो अल्लाह ने इतना कुछ दे दिया था। लेकिन क्या इदारों को हद तनकीद बनाना वो भी अपने लिए कुछ नहीं किया जा रहा? क्योंकि आजादी राय की मादा पिदर आजादी जो हमारी सियासत में मुयस्सर है, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। इदारों पर तनकीद की जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। राना सनाउल्लाह, दूसरे तीसरे इनके जितने रहनुमा हैं वो देख लें आप। जरदारी साहब ने इवन यहाँ तक कहा कि आपने 3 साल रहना है, हमने तो सारी उम्र रहना है। उसके बाद क्या क्या कुछ शहबाज शरीफ ने नहीं कहा, क्या क्या कुछ बाकी इनके जो रहनुमा है उन लोगों ने नहीं कहा। क्या ऐसी क्या बात हो गई मादर पिदर आजाद? हम लोग तो फिर भी ना कोई इस तरह की बात करते हैं जो बहुत खतरनाक हो, ना किसी की इज्जत। मुंशी तो एक रिस्पेक्ट है, आपको पता है मुंशी प्रेमचंद को मुंशी का खिताब दिया गया था। ये कोई ऐसा तो नहीं है जिसके ऊपर उनको पकड़ के गद्दार बना दिया जाए, उनको कैद कर दिया जाए, उनको 2-2 हफ्तों के उनका रिमांड दे दिया जाए। ये कमिश्नर को मुंशी नहीं कहा, बल्कि उसके अमले को कहा है। ये बिल्कुल जिस तरीके से कहा है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। मुंशी इज नॉट अ बैड वर्ड।
ठीक है। लेकिन वो जिस तरीके से बात की जा रही है, बताया जा रहा है, डॉक्टर साहब भी बोल रही हैं कि डॉक्टर बाबर अवाद ने ये वजाहत की है कि हमने इलेक्शन कमीशन को मुंशी नहीं कहा, उनके अमले को मुंशी कहा है। जो भी है, मुंशी इज नॉट बैड, बट मैंने लेकिन सब कभी मुंशी प्रेमचंद को मुंशी का खिताब दिया गया था, वो क्या था? ऐसे ही था। फिर एक कोई ए अजीज मुंशी हैं, उनको उनका नाम, उनके नाम के साथ भी ये था। तो ये दीज आर नॉट बैड वर्ड्स। इसको खामखा बनाया जाता है। पीटीआई को रगेदना है, पीटीआई को पकड़ना है, पीटीआई को जेल में डालना है। पीटीआई के जितने रहनुमा हैं उनको पता नहीं कितनी अजियतें देनी है। आपने देख लिया शहबाज गिल के साथ क्या हुआ, सवाती के साथ क्या हुआ, बाकियों के साथ अब क्या हो रहा है। फवाद को अपने छोटे छोटे बच्चियों के साथ नहीं मिलने दिया जा रहा। लेकिन ये जो कैदोबंद की सौतें हैं, पीपल्स पार्टी कहती है हमने अपने दौर में जितनी कैदोबंद की सौतें काटी हैं किसी ने नहीं काटी। नवाज शरीफ साहब के सामने उनकी बेटी को ले जाया जाता है, वो भी इसी चीज का हवाला देते हैं कि आप लोगों की हुकूमत में ये सब कुछ हुआ। कभी सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद के नश्तर बरसाए जाते हैं, अदालतों पर हमले होते हैं, मर्जी का फैसला आता है तो मिठाई बांटी जाती है, जबकि दूसरा फरीक गालियां देता है। तो ये दोहरा मेयार क्यों है? आखिर को किया, ये होता रहा है, सिर्फ हम लोगों ने नहीं किया। पहली दफा ऐसा नहीं हो रहा था। और ये वो वाले मुकदमे थे जो हमने दायर नहीं किए थे, ये हमने दायर नहीं किए थे। पानामा हमने नहीं बनाया था, या जो इन्होंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली अपना, बने क्यों थे ये? उस जो भी कंपनी है उसका कामा लेके ये इस किस्म की हरकतें अगर इन्होंने की हैं तो क्यों की हैं भाई? तुम वजीर आजम थे एक मुल्क के, तुम किन चक्रों में हैं? ये लोग अच्छा, बेवकूफ है, रोटी को जिस तरीके से नुसरत भाई साहब नहीं पता क्या? आपसे मेरा सवाल ये है कि आप जिस तरीके से कहते हैं वज़ीर आज़म इस मुल्क के इमरान खान भी रहे हैं, एक अहम ओहदा होता है, और वज़ीर आज़म के ओहदे पर रहने के बाद वो साबिक वज़ीर आज़म को भी आप समझती हैं कि ये ज़ेब देता है? पहले इमरान खान ने हमले में 3 लोगों का नाम लिया, फिर 3 सहाफ़ियों का नाम लिया गया, अब जरदारी और इंटेलिजेंस के लोगों को शामिल किया जा रहा है। तो क्या एक साबिक वज़ीर आज़म का आप समझ सकती हैं कि ये ओहदा जो उनको दिया गया था उसके हवाले से मुनासिब है इस तरह से मुतनाज़िब बयानात देना? ये वो नाम भी ना ले कि उसको कौन मरवाने की कोशिश कर रहा है या फ्यूचर में कौन कोशिश करेगा, वो नाम भी ना ले। वो क्यों ना नाम ले? मुझे बताएं, वो उसका कसूर क्या था कि सिर्फ मुल्क को एक सीधे रास्ते पे लेके जा रहा था? उसकी फॉरेन पॉलिसी, वो चाहता था इंडिपेंडेंट हो, कोई और उसके ऊपर हमला ना करे, उस मुल्क को कोई अपना निशाना ना बनाए। सिर्फ ये खता थी उसकी, उसको मारने की कोशिश। ना सिर्फ एक बंदा तो सिर्फ वो पकड़ा गया सामने, बाकी जो 3 जो सीढ़ियां लगी हुई थी दरख्त के साथ और घर की छत के ऊपर लोग थे, वो कौन थे? अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि नाम भी ना ले, अब सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर आज़म को ज़ेब देता है, साबिक वज़ीर आज़म को ये ज़ेब देता है कि उनको गोलियां मार के हलाक कर दो, ये जाकिर अली खान की तरह कर दो, बेनज़ीर भुट्टो की तरह कर दो, उसके बाद हम अय्याशी करते रहें, जो मर्जी करते रहें, कोई पूछने वाला ना हो, कोई कहने वाला ना हो। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से नुसरत भाई साहब भी बात कर रही है, लेकिन नुसरत भाई साहब आप लोगों ने कुछ सबूत भी तो नहीं दिया। खाली नाम लेने से तो कुछ नहीं होता ना, या तो कोई सबूत भी मुहैया किया जाता है, प्रूफ दिए जाती है। जेआईटी बनी थी, उसका क्या हशर हुआ आपने देखा? मेरा सवाल आपसे ये है कि कोई सबूत आए मोहसिन साहब, उसी दिन उन्होंने आके उस जेआईटी को तोड़ दिया। कुछ अरसे के बाद सिर्फ इल्जामात लगाना काफी है, या सबूत के बगैर आप समझ सकती हैं कि उस बात में सदाकत होती है या वजन होता है? सबूत कहां से लाएं हम? जो हम बात करते हैं उसको क्या आगे लेके जाते हैं? ये मैं वही आपसे बात कर रही हूँ कि अगर आप बात कर रही हैं, आप लोग इल्जामात लगा रही हैं, तो किसी एविडेंस की बेस पे कर रही होंगी। सड़क की उस दरख्त के बैक पे घर की छत थी और वहां पे लोग थे गन्स के साथ, ये मैंने खुद देखा था वहां पे। मैं आधे रास्ते पे थी जिस दिन फायरिंग हुई है खान साहब के ऊपर, मैं आधे रास्ते पे थी, वहां से वापस आ गई और फिर आके जो टीवी ऑन किया तो उसके ऊपर सारी चीजें नजर आई मुझे। लेकिन बात भी ना की जाए, आपने कहा कि फिर वक्फे से बात क्यों की जाती है? नाम वक्फे से क्यों लिए जाते हैं? फिर नामों पे भी यू टर्न लिया जाता है। क्यों ना? अगर जैसे जैसे पता चल रहा है वैसे वैसे बताएंगे ना। अब आपको पता है कि पाकिस्तान में जो टीटीपी क्या है, जो भी जमात है, उसके ऊपर पूरा का पूरा लोगों ने इंफॉर्मेशन दी है कि वो लोग ये काम कर रहे हैं और अगला काम उनके ही सुपुर्द किया गया है कि उन्होंने किस तरह खुदा न खास्ता उनको, अल्लाह न करे मैं ज़बान में खाक, बस हमारे अच्छा डॉक्टर साहब, बगैर सबूत के इस तरीके से इल्जामात लगाना, इदारों के सरबराहान को मुलव्वस करना, फिर नामों पर यू टर्न लेना, आप समझ सकते हैं कि किसी पार्टी की तरफ से जब इस तरह के बयानात और इल्जामात आते हैं उसमें कोई वजन होता है, या उसकी बात को ऑन किया जाता है, या सिर्फ दुनिया में जगहसाई का बायस ही बना जाता है? 35 पंचर लगाए गए और नजम सेठी उस 35 पंचर के मास्टरमाइंड थे। बाद में कहा गया वो एक सियासी बयान था। उसके बाद ख्वाजा आसिफ का डिफेमेशन का मामला आया, फिर उन्होंने उससे इज्तनाब किया, बहुत सारी हेयरिंग्स हुई उन पे जाने से ही।
मौसूफ ने इनकार करते रहे। मैं नुसरत वाहिद साहिबा की जज्बात की बहुत कदर करता हूँ, उनकी हुब्बुल वतनी, क्योंकि मैं उन्हें बहुत करीब से जानता हूँ। तो उनकी जो ये मासूमाना स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि वो नाम भी ना बताएं, फिर उन्होंने साथ में ये भी कह दिया नुसरत वाहिद साहिबा ने कि अगर उन्होंने किया हमने किया तो क्या फ़र्क पड़ा। यानी उन्होंने अगर ये सब कुछ किया, तो मैं आपको याद करवाता चलूँ कि एक बाप, चले वो चोर है, डाकू है, आपकी नज़र में कन्विक्टेड है, जो भी है कहते रहें आप उसको, और आपका हक भी है, आपके सियासी हरीफ हैं, उससे एक बेटी मुलाकात के लिए आती है और वो बाप सलाखों के पीछे होता है और वो देखता है कि उसकी बेटी को वहाँ से गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। फिर उसी की बेटी पर एक निजी होटल में उसका शौहर मौजूद होता है, उसका कमरा तोड़ा जाता है। फिर उस शाहिद खाकान अब्बासी को, जो एक वक्त का वजीर आज़म रह चुका है, उसको 1.5 बाय 2 के कमरे में बंद कर दिया जाता है। उसके साथ जो जुल्म ढाया जाता है, मैं ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि अगर उन्होंने ये भी गलत कर रहे हैं, सियासी इंतकाम, मैं हथकड़ियों के भी खिलाफ हूँ और मैं मुंह पे चादर डालने के भी खिलाफ हूँ। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन को धमकियां देगा और ये कहेगा कि उसके खानदानों तक को धमकियां देगा, निहाल हाशमी ने तो भी यही किया था। कहाँ है निहाल हाशमी? बाकियों को जो सजाएं मिली, आपने कहा ना कि नुसरत वाहिद साहिबा ने ये कहा कि वो एक ईंट से ईंट बजा रहा था, दूसरे भाई ने ये कहा, तो सब अपनी अपनी सजाएं भुगत चुके हैं। लेकिन खान साहब जो है वो, उन्होंने अभी तक जेल की सलाखों के उस लोहे को भी छुआ नहीं है, अभी तक वो अंदर नहीं गए हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अगर उन्होंने क्या है, उन्होंने भुगता भी है, जो अब कर रहे हैं उनको भुगतना होगा। ये नहीं कि वो नहीं भुगतेंगे। जिनको ये न्यूट्रल्स कहते हैं, वो इनके माई बाप रहे हैं, वो इनको सपोर्ट करते रहे हैं, उन्होंने इनको हुकूमत मैनेज करके दी है, शवाहिद मौजूद हैं, और वो खुद कहते रहे हैं कि हाँ, क्योंकि ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट है और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वही बात करता है। नुसरत वाहिद साहिबा से पूछें कि खुद इनके फरमुदात और इरशादात बताते हैं खान साहब के, जो कहते थे कि जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करता है वो किसी और के एजेंडे पर काम करता है, वो मुल्क दुश्मन होता है जो ये बात करते। तो आज हम खान साहब को बयानात सामने आते थे, इसका मतलब है जब तक हाथ सर पे रहेगा किसी भी पार्टी के ऊपर न्यूट्रल्स का, हाँ, तो तब तक गीत गाए जाएंगे, उनकी तारीफ की जाएगी, और जब हाथ हट जाएगा। खान साहब एंटी स्टैब्लिशमेंट हुआ करते थे, आपको भी याद होगा, एंटी स्टैब्लिशमेंट हुआ करते थे। वो ये कहते थे कि जनाब हमें पता है कौन से ब्रिगेडियर साहब ने ठप्पे लगाए थे, लाहौर में क्या हुआ था, वो बार बार ये कहते थे, और वो बाकायदा हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम ले लेकर ये बातें करते थे। लेकिन जब उनको इक्तदार मिलना था, उनसे लंदन की एक मुलाकातें हुई थी, और उसके बाद मौसूफ तायरुल कादरी साहब, मारूफ उर्फ मारूफ ब्रीफकेस वाली सरकार जो आ जाती थी यहाँ पे, और उसके बाद वो इनके सियासी कज़न भी थे, पता नहीं आजकल इनके सियासी कज़न हैं या नहीं है। 14 अगस्त 2014 आज़ादी के दिन इन्होंने आज़ादी मार्च किया था, और क्या लेकर निकले थे? ये लेकर निकले थे 4 हल्के खोल दो। 4 हल्के से पानामा हो गया, पानामा से साइफर आ गया, साइफर से मुझे मारने की धमकियां दी जा रही हैं। आप मुझे एक बात बताएं, जो लीडर जम्मे गफीर अपना जमा करके और अपने पार्टी के कारकुनों को अपने घर के बाहर जमा करके कहते हैं आओ मुझे गिरफ्तार करो ना, मुझे क्यों नहीं गिरफ्तार करते, मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। बनीगाला में 2 दफा ये मामला सामने आता है, तो बनीगाला मेरा घर भी है, जान की पनाह मांगूं, क्योंकि इनका सोशल मीडिया जो है वो बड़ा बेहतरीन ऑपरेट होता है खैबर पख्तूनख्वा से और लंदन से, और मैं ये बात दाद दूंगा, ये नुसरत वाहिद साहिबा को मैं हकीकत में दाद दूंगा, मैं इमरान खान को भी दाद दूंगा, मैं पीटीआई को भी दाद दूंगा, और मैं नून लीग पे सवालात और पीपल्स पार्टी पे सवालात खड़े करूंगा कि तुम लोग जो मर्जी ये करते रहो, इनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का तुम लोग मुकाबला नहीं कर सकते। बोल के दिखाओ कोई बात। कासिम शाह ने एक बात ही की थी, सिर्फ ये कहा था कि वो नेल्सन मंडेला जब रिहा होकर वापस आया था उसने क्या किया था। फिर उन्होंने एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कहा था कि जी वो मेरी जब खान से मुलाकात हुई तो खान साहब को मैंने अपने दायरे के अंदर देखा, खान साहब अपनी ज़ात में गिरफ्तार हैं, वो किसी के सुनते नहीं, एज कंपेयर शहबाज ऐसे नहीं है। तो उनकी क्या वाट लगी थी, सॉरी वाट का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी उनकी क्या दुर्गत बनाई गई थी। तो मैं ये समझता हूँ इनका सोशल मीडिया भी बहुत ज़बरदस्त है। इनका सोशल मीडिया जिसे चाहे ज़ीरो बना दे, जिसे चाहे हीरो बना दे, उसमें PMLN और पीपल्स पार्टी नाकाम है। देखिए एक बात तो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि लोगों को चेंज चाहिए था, लोगों को एक नया वो चाहिए था। वो कहते हैं ना जी खान साहब की इतनी पजीराई क्यों है, तो दाल में तड़के की भी बड़ी आवाज होती है। आपने उसका जोश सुना है ना कितना, जब आप दाल में पहले तड़का लगाते हैं फिर उसके बाद वो अपनी असलियत पर जब आती है तो बुड़ 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 की आवाज होती है, पहले एक बहुत बड़ा जोश आता है। तो इनका भी ऐसी जोश है क्योंकि ये हमारा सेंटीमेंट है। इन्होंने अवाम की नब्ज पे हाथ रखा, किसी ने बताया एंटी अमेरिका,
खान साहब ने थ्रो कर दिया। पीछे से किसी ने आके कह दिया, मेरे दोस्त भी हैं, अब मैं क्या कहूँ, नुसरत वाहिद साहिबा को भी पता है, जानती भी हैं उनको, उन्होंने पीछे से आके कह दिया मजहबी टच, खान साहब ने मजहबी टच भी दे दिया। फिर किसी ने कहा बोलो कि मुझे रात को 12 बजे अदालतें लगा के क्यों निकाला। यानी इस मुल्क में एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियां चूरन बिकता है। आप आर्मी चीफ को कुछ बोलो, वो चूरन बिकता है, क्योंकि लोग उसे सुनना चाहते हैं। हमारे नौजवान बदकिस्मती से सनसनी पसंद करते हैं, हमारे नौजवान कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशंस पसंद नहीं करते। हमारे नौजवानों को आप कह दें इंडिया का ये यार है, वो सारे उसके पीछे लग जाएंगे। इन्हें कह दें मुझे कत्ल किया जा रहा है, बोलेंगे जी कितना बहादुर लीडर है। मैं ये समझता हूं खुदारा ये बातों से निकलें, इन बातों से अब आगे निकलें। ये मुल्क की बात करें, मुल्क की बात करें। बात की, अगर इसमें तमाम गुफ्तगू को समराइज करूं जिस पे हमें ये आज डिस्कस करना पड़ा है कि आखिर इदारों को ही क्यों मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब हमारे साथ मौजूद है। जैसे बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। डॉक्टर सज्जाद बुखारी ने बड़ी बातें की हैं, आप सियासी जमातों के रवैयों के हवाले से और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो बातें की जा रही हैं उनके ऊपर इल्जाम लगाए। जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो कहा जा रहा है कि ये बिकता है, तो ये जो बयानिया जब सामने आता है तो वहां पे एस्टैब्लिशमेंट के किरदार को आप किस तरह से देख रहे हैं कि इदारों को अपनी साख को, अपने किरदार को बचाने के लिए क्या मामलात सामने रखे जाए? क्योंकि बहुत सालों के बाद हमने देखा कि इदारों के सरबराहान ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुद को क्लियर करने के हवाले से कुछ मामलात भी सामने रखे, सवालात के जवाब भी दिए, लेकिन आप नहीं समझते कि अब ये रिवायत बढ़ती चली जा रही है? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि देखिए जो कुछ अदारों ने किया है उसको डिफेंड तो नहीं किया जा सकता, खासकर जब किसी इदारे के सरबराह ने खुद मान लिया हो कि हमने ये भी किया है और वो भी किया है, इसलिए उसकी तो कोई डिफेंस नहीं है। अलबत्ता बुखारी साहब से एक शिकायत मैं ज़रूर करूँगा कि ये तमाम इन्होंने जो अपने दिए दलाइल वो एक साइड पर एक साइड के थे। क्या ये भूल गए कि ये जो बाकी जिनके ये हमायत में खड़े हैं वो सियासतदान किसने लगाए थे वो पौधे गमलों में? क्या वो भूल गए जब उन्होंने कहा था मुझे क्यों निकाला? क्या वो भूल गए जब उन्होंने कहा था ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है? तो बात ये कि बैलेंस बात करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं कि ठीक है ये इमरान खान साहब के लिए इन्होंने कोई काफ़ी लंबी चौड़ी तकरीर कर दी। इतनी लंबी तकरीरें मेरे ख्याल जो PTI की रहनुमा साहिबा बैठी हैं नुसरत वाहिद साहिबा, वो इनके लीडरों के बारे में भी कर सकती हैं। और मैं किसी भी सूरत में अपने इदारे को डिफेंड करने की पोजीशन में नहीं हूँ, सिवाय इसके कि जितनी जल्दी निकल जाएं इस मामले से उतना अच्छा है। ये नज़र आना चाहिए कि वो निकल रहे हैं, सब उसको माने कि वो निकल रहे हैं, और कोई ऐसा शायबा तक नहीं होना चाहिए जिसमें कोई किसी को खाम का शक पड़े कि वो जब तक वो नहीं होगा साफ ज़ाहिर है कि अदारा मुश्किलात में रहेगा। ये मैं बात मानता हूँ कि अब चाहिए ये कि PTI भी और PDM भी ये दोनों मिलकर जिन जिन लोगों के खिलाफ इनको शिकायतें, कि तो देखें एक सरबराह तो ऐसा गुजरा है ना जिसको दोनों से शिकायत है। उसी सरबराह को किसी ने कहा था कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, उसी को किसी ने कहा था कि बाजवा साहब ये आपने चलती हुकूमत को किया है तो हम आपसे हिसाब लेंगे। उसी हुकूमत को PTI, उसी शख्स को PTI ने कुछ और कहना शुरू कर दिया। तो ये अगर कुछ करना है तो आप कहें फौज को कि वो अपने पता लगाएं कि ये बात सही है या गलत है, जैसे भी है बजाय के। तो मेरा ख्याल है कि तो बिल्कुल लड़ाई का टाइम नहीं है हमारे पास, लड़ाई की हमारे पास गुंजाइश नहीं है जिस मैच पे पाकिस्तान पहुंचा हुआ है। मिल के बैठ के सियासतदान आगे चलें, अदारे को माफ़ करना है माफ़ कर दें, अगर कोई उसके ऊपर आप करना चाहते हैं वो बाद में कर लीजिएगा। फिलहाल अदारे को बख्शें और आगे चलें, आपस में बात करें अगर पाकिस्तान को बचाना है तो, वरना अगर इसी तरीके से इन्होंने एक दूसरे के गले पकड़े रखे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये हमारी इकॉनमी बच पाएगी और ये सियासत बच पाएगी जिसके लिए हम इतना तगुदो कर रहे हैं। इसके लिए एक बैलेंस अप्रोच की जरूरत है, रिकंसिलिएशन की जरूरत है और मिलकर बैठने की जरूरत है। वो अब कैसे होगा इसके बारे में आप फिर सवाल, लेकिन यूनाइट होने की बात तो आपने की और यही बात की जा रही है कि इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन सियासी जमातों को अपने रवैये को तब्दील करके यूनाइट होने की जरूरत है, वो भी मुल्की मामलात के हवाले से। जनरल साहब, पहले दुश्मन ममालिक फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों के खिलाफ वसाइल इस्तेमाल करके प्रोपागेंडा करते थे और अब वो तो बगले बजा रहे हैं कि हमारे बयानी की जीत हुई, जो बात हम कर रहे थे अब वो पाकिस्तानी सियासतदान कर रहे हैं। जीत किसकी है, हार किसकी है, एजेंडा किसका है और कौन? इसमें तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि अगर पाकिस्तान की फिजिकल हिफाजत करनी पड़ी तो वो अफवाज पाकिस्तान ही करेंगे और कोई नहीं कर पाएगा। चाहे इसको सारे आप मलाइन करें, चाहे आप इसको जितना बुरा भला कहें, किसी भी फौज के लिए, किसी भी मुल्क के लिए यह सानिया होता है कि अगर एक बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की या अवाम की
अपनी ही फौज के खिलाफ हो जाए, जो कि कुछ देर के लिए ये मामला चल रहा है, अल्लाह करे जल्द से जल्द खत्म हो जाए, ऐसा ऐसा ये कम होता जा रहा है। तो सियासतदान अगर सियासत के दायरे में रखें, और ये मैं एक बात बता दूं, ये दोनों बहन भाई बैठे हुए हैं, ये जो अपने दायरे से बाहर निकलने की बात है, ये सिर्फ फौज ने नहीं की है, जुडिशरी भी अपने दायरे, एग्जेक्टिव भी अपने दायरे से बाहर निकली है, मीडिया भी अपने दायरे से बाहर निकला है। तो आप सब लोग ये तो ना माने कि नहीं हम भी दायरे से बाहर निकले और एक बंदे की तरफ बंदूक कर लें, एक इदारे की तरफ, सब जाए ना अपने अपने दायरे में वापस, तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। इरम साहिबा, मैं चाहूँगा नईम खालिद लोधी साहब को कुछ थोड़ा रिस्पॉन्ड मैं करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से, क्योंकि आप प्रोग्राम की पायलट हैं। नईम खालिद लोधी साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी अरसे के बाद आज आपसे मेरी चले, अच्छा है मुझे शर्फ हासिल हुआ कि एक शो में आपके साथ बराह रास्त ही मेरी बात हो गई, आपसे काफ़ी अरसे से मेरा राब्ता नहीं हो पा रहा था। मैं जनरल साहब, आपने मेरी पूरी गुफ्तगू नहीं सुनी थी, मैं गुफ्तगू वही करना चाह रहा था जो गुफ्तगू आपने की है। मैंने माजी के तमाम लोगों को जिन्होंने एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव 70s में नैब से लेकर आज तक जो कुछ करते रहे, हमने सबकी मुखालफत की, और आपको ये भी पता होगा कि खान साहब को इस मनसब तक पहुंचाने में इस नाचीज़ का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उसमें हमने भी उस बहती गंगा में जो है हाथ नहीं बल्कि हमने गौते लगाए हैं। हम सब ने मिलकर वो माजी की हुकूमत को हमने उनके साथ, जब से वो डान लीक्स हुई थी ना, जो डान लीक्स में आके बोला था, फिर बाद में हमें फेटफ की वजह से सब कुछ करना पड़ा, तो हमने उन डान लीक्स पे उनको गद्दार भी कहा था, और वो जो मुंबई हमले में उन्होंने कहा था ना हम दहशतगर्दों को रोका नहीं, उस पर भी हमने कहा था। फिर एक किताब भी आ गई थी, एक जनरल साहब की, रिटायर्ड जनरल साहब की किताब भी आ गई थी जिसमें उन्होंने कुछ गुफ्तगू की थी, उसका तबादला हुआ था। तो मैं आपसे ये एक मासूमाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि इमरान साहब ये फरमा रहे हैं कि साइफर में न्यूट्रल्स शामिल थे, तो मैं एंडोर्स कर दूं। वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो साथ, नहीं जनरल साहब, मेरी मैं माजरत से, आप जरूर मुझे जवाब दीजिएगा। वो ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा इस मुल्क की तबाही का जिम्मेदार है, तो उसकी बात को मैं इंडोर्स कर दूं। वो ये कह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट है जिसने अमेरिका की ईमा पर इस रिजीम को लाकर हम पे मुसल्लत किया, इनको एनआरओ दिया। तो अगर आप कहते हैं तो मैं इंडोर्स कर देता हूं। मैं ना ये कह रहा हूं और ना मैं ये कभी कहूंगा, मैंने वाकई आपकी पूरी बात नहीं सुनी, हो सकता है कि आपने पहले ऐसी बात की हो जो कि मैं नहीं सुन सका। मैं सिर्फ, मेरा एक स्टांस जरूर है, और मैं ये कहूँ कि जब भी किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाए तो उसकी तहकीकात होना ज़रूरी है, चाहे वो बंदा सोने का बना हुआ हो। जैसे अभी इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया है, तो वो अगर सही साबित ना हो तो इमरान खान साहब को सजा मिलनी चाहिए, और अगर सही साबित हो तो इमरान खान अपने लेकर आए। तो जो जनरल बाजवा के ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं बिल्कुल वो गलत हैं, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन इसलिए कि बहुत सारे लोग शायद उस बात के पीछे लग गए हैं। पूरी कौम के लिए ये बहुत अच्छा होगा, जनरल बाजवा के लिए बहुत अच्छा होगा कि सारे मामले की तहकीकात कर दी जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आप तहकीकात पर रजामंद क्यों नहीं होते? जी जनरल साहब, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, एक साबिक वज़ीर आज़म के दौर में अपॉइंट होकर बाजवा साहब आए थे, दूसरे साबिक वज़ीर आज़म के दौर में उनको एक्सटेंशन दी थी, लेकिन जो सिलसिला और वतीरा चल रहा है, तीन बड़ी सियासी जमातों की अगर बात कीजिए, उनके सरबराहान का जो रवैया है, आप समझ सकते हैं कि वो जिम्मेदाराना है। कभी नवाज शरीफ, कभी आसिफ जरदारी, और अब इमरान खान इदारों पर तनकीद के नश्तर बरसा रहे हैं। इदारों को कमज़ोर करना कौन सी सियासत है, और इससे जो इदारे के मुलव्विस होने के हवाले से मामलात सामने आ रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी जो रेफरेंसेस कोट किए हैं, उसमें आप नहीं समझते कि इदारे को वाकई सही मायनों में न्यूट्रल रहकर ही अपना किरदार अदा करना चाहिए था? जी, वो तो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है, बल्कि अब तो इट इज बहुत ही ज़रूरी है कि ये मामला ऐसे हो, इसलिए कि इदारे के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि दोबारा जुड़ जाए अपनी कौम के साथ और दोबारा शीरो शक्कर हो जाए जैसे कि हमेशा से हैं। तो उसके लिए उनको कुछ ऐसे इकदाम करने पड़ेंगे जिससे पूरी कौम को यकीन आ जाए कि वो अब न्यूट्रल हो गए हैं, और वो कोई न्यूट्रल तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको किसी तरीके से ऐसे शवाहिद भी पेश करने पड़ेंगे, ऐसी कोई तब्दीली अपने एटीट्यूड में करनी पड़ेगी जो कि नजर आए। वो ठीक है, पीछे हट जाना बेहतर है ISPR का बार बार दोबारा आने के मुकाबले में, लेकिन अपने इस मामले को दुरुस्त करना बहुत जरूरी है कि कौम और इदारा दोबारा जुड़ जाएं, और उसका यही तरीका है जो उन्होंने अपनाया कि वो न्यूट्रल हो गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ अपनी न्यूट्रलिटी को साबित करने के लिए उनको कुछ इकदाम करने की जरूरत है। वो मैं जरूर उनको सजेस्ट करूंगा कि वो करें, ताकि दोनों ये जो धड़े हैं, पॉलिटिकल धड़े, ये दोनों आपस में पॉलिटिकल मैदान में आपस में मुकाबला करें, और जितने भी इदारे हैं इनको किसी तरीके से वो मान लें कि भी ठीक है, अब वो थोड़े से
बेहतरी की तरफ गामजन हो गए, इसमें कोई टाइम लग सकता है। लेकिन ये इस बात से मैं बिल्कुल आपसे मैं इत्तेफाक करता हूँ कि इदारे को भी अपने रवैया रिव्यू करने की ज़रूरत है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ और आपके बरमला आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि जब इकॉनमी की हालत ऐसी हो जाए तो इदारे को कोई ऐसे इक़दाम करने चाहिए जो सबको नजर आए, तो ये पता चले कि ऐसे इलाके जहाँ पर के खर्चे कम किए जा सकते हैं जिससे हमारी दिफाई इत्ताअत वो ना हो, उस पर इफेक्ट ना पड़े, वो भी हमें करने चाहिए। और वो सिर्फ फौज को नहीं करने चाहिए, वो हुकूमत को भी करने चाहिए, वो जुडिशरी को भी करने चाहिए, वो ब्यूरोक्रेसी को भी करने चाहिए, वो हमारे बाकी जो अमीर शहरी हैं उनको भी करने चाहिए। यहाँ तो कोई कुछ नहीं कर रहा, बस ये बता रहे हैं कि जी मुल्क डूबा जा रहा है, मुल्क डूबा जा रहा है, और खुद ऐसे समझ रहे हैं कि जैसे मुल्क के साथ ये नहीं डूबेंगे सिर्फ मुल्क डूबेगा। ऐसे तो नहीं होगा, खुदा न खास्ता मुल्क डूबेगा। जनरल साहब, मुल्क कभी नहीं डूबेगा, किसी का बाप भी इस मुल्क को नहीं डुबो सकता। अगर किसी की ये ख्वाहिश है कि ये श्रीलंका बन जाए, या किसी की अगर ये ख्वाहिश है कि ये मुल्क डूब जाए, अगर कोई ये चाहता है कि ये मुल्क डूब जाए, वो खुद डूब और गर्क जाएगा। इस मुल्क को अल्लाह ने किसी मकसद के लिए बनाया है और इसके पीछे एक बड़ी जिद्दोजहद है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के रुफ़का से लेकर अब तक उन लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश करके, हमारे शोधा इसमें शामिल हैं। इस मुल्क को कुछ नहीं होगा अगर आपका वजीर आजम नहीं बना, तो इस मुल्क को कुछ नहीं होगा, फिक्र नहीं करें। लेकिन इस मुल्क को चला के रखने के लिए और इसको इस्तेकाम की जानिब ले जाने के लिए हमें अपने इख्तिलाफात को साइड पे कर इदारों की साख को बाहर रखकर आगे चलोगे। जल साहब साथ ही रहिएगा ताकि एक जुमला अगर आप मुझे इजाजत दे दे, एक जुमला। जी जल साहब। जी जनाब। अयूब खान भी यही समझते थे कि मुल्क नहीं डूबेगा, याहिया खान भी यही समझते थे कि मुल्क नहीं डूबेगा, और मुझे बड़ी खुशी है कि अगर करें, मैं तो पूरी कोशिश और मेरी दुआ है कि मुल्क ना डूबे। लेकिन मेरे भाई मेरी बहनों, याद रखो कि पता नहीं चलता जब मुल्क डूबने लगता है, तो ये सिर्फ नारे लगाने से नहीं होता, ये प्रैक्टिकल काम करने पर। जो मैं कह रहा हूँ कि तमाम जो हमारे बड़े बड़े जजेस हैं, बड़े बड़े सियासतदान हैं, बड़े बड़े एंकर पर्सन हैं, बड़े बड़े मीडिया के लोग हैं, बड़े बड़े जर्नैल हैं, सब अपनी अपनी आदतें ठीक करें और बाज़ाहिर दिखाएं पूरी कौम। एग्रीड अपने इस तरीके से पाँव पकड़ लिए और अब कपड़े के मुताबिक अपने आप को हमने कर लिया, तब जाके ये बचत हो। ठीक है, पॉजिटिव जो बातें हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट होता जरा सा नजर नहीं आता। मैं आपकी तरफ दोबारा भी आऊँगी क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बताया गया था कि रात की तारीकी में मुलाकातों के क्या हकायक हैं और क्यों होती रही हैं और क्या होनी चाहिए थी। इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा सवालात उठाए गए। मैं नुसरत भाई से आपकी तरफ आऊँगी। आपने तमाम बातें जनरल साहब की भी सुनी, डॉक्टर सजाद बुखारी की भी सुनी। सियासी कल्चर में जो इल्ज़ामात और जवाबुल इल्ज़ामात का सिलसिला एक जारी है। आपकी जमात को कहा गया था कि यूथ की जमात है, कुछ चेंज चाहिए था, तो हम मुस्तकबिल क्या दे रहे हैं अपनी आने वाली नस्लों को, वो हमें देखकर क्या सीखेंगे कि ये चेंज है जिसकी बात की जा रही थी, जिसमें ये सब कुछ मुतारिफ करवाया जा रहा है। मुल्क को इस्तेकाम की जानिब ले जाने के लिए कोई ना कोई तो एग्जाम्पल सेट करनी होगी। अब सिर्फ मुझे आप ये बता दें कि हमारी हुकूमत ने ऐसा क्या गलत किया था, क्या चीज ऐसी थी जो कि आप समझ रही हैं कि यूथ को कॉपी नहीं करनी चाहिए। आज आप अपने बेटे से जाके पूछें क्या जरदारी बनेगा, वो क्या नवाज शरीफ बनेगा, क्या शहबाज शरीफ बनेगा, क्या मरियम नवाज बनेगा, वो क्या कहेगा आपका बच्चा? वो कहेगा मैं इमरान खान बनूंगा, इसलिए कि वो एक सच्चा आदमी है, सच्चा लीडर है। उसने जो भी यू टर्न लिए मुल्क की भलाई के लिए लिए। इन लोगों ने यू टर्न नहीं लिया, सारी वो एक दूसरे का पेट फाड़ते रहे और पता नहीं जेलें एक दूसरे को दिखाते रहे, और उसके बाद ये एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। ये यू टर्न नहीं है तो क्या है, मुझे बताइए। मौलाना साहब फरमाते थे औरत की हुक्मरानी नाजायज है। बेनजीर को किस किस तरह की अजियतें दी गई, उसके बाद वो अब इन बेगम साहिबा के साथ जाके खड़े हो जाते हैं, वो उनके कंधे पे सर रख लेती हैं एज इफ नथिंग हैज हैपेंड। तो ये किस किस्म की बात है? यू टर्न का इल्जाम एक आदमी के ऊपर इसलिए लगाया जाता है कि वो देखता है, वो समझता है कि मेरा ये फैसला गलत था या ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है, तो वो कहता है नहीं मुझे इस तरफ नहीं जाना चाहिए बल्कि मुझे इस तरफ आना चाहिए, और वो उस चीज को कर लेता है। लेकिन साहिबा ये कहनी चाह रही है कि सब एक ही हमाम के डैश डैश हैं, तो इनको कुछ ना कहें, सब एक ही जैसे। मेरा सवाल आपसे ये की बात नहीं है, मुझे बताएं 3.5 साल पहली दफा जिंदगी में पहली दफा वो आदमी हुकूमत कर रहा है, और उसके बावजूद मुल्क को कहां से कहां लेके जा रहा है। आपको बार बार मैं आपको बता रही हूँ, मईशत हमारी ऊपर चली गई, हमारे डैम 40 साल के बाद बनना शुरू हुए। आप लोगों का सिंगल वन पॉइंट एजेंडा है जो कि इंतखाबात करवाए जाएं, इंतखाबात से पहले कुछ भी सेटलमेंट नहीं होगा। नहीं, आप पहले मेरी बात सुने इरम प्लीज।
जो 18 अरब डॉलर वो छोड़ के गए थे रिजर्व में, उसका क्या हशर हुआ? 3 महीनों में 8 अरब वापस आए। इस वक्त हम 4 पॉइंट कुछ पे हैं। वो भी इसलिए उसमें हैं कि सऊदी अरब ने और चाइना ने मना किया हुआ है कि आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह नहीं करें। एक आदमी अगर काम कर रहा था और अच्छा काम कर रहा था और बेईमान जितना लोगों ने की होगी बेईमानी, ये नहीं हम कह सकते कि जी सारे के सारे धुले हुए थे। नहीं, लोग तो वहीं से आए थे ना, थे तो सारे पाकिस्तानी। वो अगर ये बात करते थे कि मैं मदीना की रियासत बनाना चाहता हूं, तो मदीने की रियासत बनाने के लिए वो नहीं किसी को डंडे से ठीक कर सकते थे। ये हमने अपने दिल और दिमाग को चेंज करना था। हमने करप्शन के खिलाफ खड़े होना था। हमने लोगों को बताना था कि इस तरह चलो, इस तरह चलोगे तो ठीक होगा, नहीं तो गलत होगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है वो ये है कि इन्होंने हमारे अंदर से करप्शन का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है। आज के जमाने में हम जब छोटे थे तो कोई रिश्वत लेता था या कोई बुरा काम करता था तो उसको बुरा समझा जाता था। आजकल आपके पास पैसा है, यू आर ऑल राइट, एवरीथिंग इज ऑल राइट विद यू। मेरा पॉइंट ले ले। मेरा पॉइंट आपसे ये है कि जिस तरह आपने भी कहा है, और ये बात आप लोग बरमला कहते हैं कि इमरान खान के मानने वाले बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो जिस तरह इदारों पर तनकीद करती हैं, दुश्मन को खुश करती हैं, ये तर्ज अमल आप समझती हैं कि ये दुरुस्त है? इदारों में तनकीद खुद ब खुद कर लेते हैं। वो इदारे उनके साथ जो मर्जी कर लें। चलती हुई हुकूमत को रात को 12 बजे कहते कि जी आपकी हुकूमत खत्म, आप जाएं अपने घर, वो एक डायरी उठा के चले जाते हैं। उस पर भी इल्जाम वो लगाती हैं। बेगम साहिबा जो हैं आपकी सफदर, वो फरमाती हैं कि जी 2000 बोतलें पानी की चोरी करके ले गया। Look at her, what a pretty... अच्छा, अब आप ये बता दें कि बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए आप लोग क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? जिस तरीके से डॉक्टर सज्जाद बुखारी ने कहा है कि पाकिस्तान है, इसे हमें लेकर चलना है ना, इसको कुछ नहीं होने देंगे, तो पाकिस्तान तरीके से आप क्या करेगी? के खिलाफ लड़ रहे हैं, करप्शन के खिलाफ ही लड़ेंगे। परफॉर्मेंस पर कब आएंगे? आप लोग एंटी एस्टेब्लिशमेंट को छोड़कर अपनी परफॉर्मेंस दोनों सामने रखें। तमाम जमातें अपनी परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स करें। खुदारा कभी बाजुआ, कभी न्यूट्रल, कभी क्या और कभी 3 साल निकाले नून लीग के। वो एक इत्तेफाक फाउंड्री से 300 इत्तेफाक फाउंड्रीज हो गई। कौन सी खान साहब की बनी आपको नजर आती है मिल या कोई और चीज? उन्होंने जो कुछ भी था वो बाहर से लाके पाकिस्तान में लगाया, और अभी भी जो कुछ है वो कहते हैं मरने के बाद वो सारा शौकत खानम को दे दिया जाएगा। कितना कमा रहे हैं वो उससे, कितना क्या कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान को लूट रहे हैं। एक आदमी जो सिंसियर मिला है उसको हम काटते जाएं, उसको गोलियां बरसा रहे हैं, उसको सब कुछ कर दें, फिर हम यही कहेंगे नहीं परफॉर्मेंस भी तो सामने नजर आनी चाहिए ना। हम खिलाफ नहीं है। नुसरत भाई साहब, आप भी जानती हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई थी और पार्टी ने इलेक्शन के लिए अपने आप को सामने रखा था, तो लोगों ने तब्दीली के नाम पर बहुत वोट दिया। उन्होंने भी दिया जो नहीं देना चाहते थे, दूसरी जमातों से तंग आकर। पहली दफा निकली हूँ अपने घर से, पहली दफा मैंने जिंदगी में वोट दिया। अच्छा ठीक है, मैं लास्टली इसी तरह बहुत सारे पढ़े लिखे लोग अपने घरों से निकले हैं और उन्होंने वोट दिया है और चाहा है कि मैं लास्टली जनरल साहब आपकी तरफ आऊंगी। ये जो खींचातानी की सियासत है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से एक जगह पर आकर बैठकर बात करने को तैयार नहीं है। इल्जामात दर इल्जामात की सिर्फ सियासत है, आपस में एक दूसरे पर इल्जामात लगाएं या इदारों को तनकीद का निशाना बनाएं। अब इदारे के साथ आप भी मुंसलिक रह चुके हैं, आपने भी अपनी खिदमत सर अंजाम दी उसी इदारे के लिए। वो इदारा जिसके सिपाही दिन रात अपनी जानों के नजराने भी पेश करती हैं, ड्यूटियां भी देती हैं, जिनके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन सवाल मेरा फिर आपसे वही है कि बहुत दफा उस इदारे ने कहा कि हमें सियासत से दूर रखा जाए, सियासत पे मत घसीटा जाए। तो सियासत से दूर रहकर भी सियासत के अंदर इन्वॉल्वमेंट होना किस तरीके से ये मुमकिन है कि इदारे अपनी अपने मामलात को लेकर चलें और सियासतदान अपने मामलात को लेकर चलें? एक जो लाइन खींची हुई थी, उस लाइन वो को क्रॉस किया जा चुका है, उससे वापस कैसे दोबारा से उस लाइन को कैसे ड्रॉ किया जाएगा? जी देखिए, ये तो फैसला सियासतदानों को करना चाहिए और मेरे ख्याल मुल्क के इंटरेस्ट में करना चाहिए। इनके अपने इंटरेस्ट में ये फैसला होना चाहिए कि ये अपनी लड़ाई को सियासी दायरे में रखें और अदारों को जो है वो उनके ऊपर तनकीद डायरेक्ट इसलिए ना करें कि जितने भी अदारे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस के तहत वो सामने आए हैं। उनका अगर आपने कुछ करना है, लेटर से आपको कोई शिकायत है, तो उसी आप आए पावर में, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए, लॉ के दायरे में रहते हुए जिसके खिलाफ जो करना है वो करें। लेकिन इस तरीके से इसमें कोई शक नहीं कि अदारों की जो जिस मकसद के लिए अदारे बनाए गए हैं उस पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पैदा हो जाता है जब आप उनको मुलव्वस कर देते हैं कि उनको शामिल कर लेते हैं अपनी पॉलिटिक्स में। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, साफ ज़ाहिर है कि मेरी बहन है, इनको अपनी लड़ाई अपने तक ही महदूद रखनी चाहिए, लेकिन और पीडीएम को भी ये बताया जाए किसी तरीके से कि अपनी जंग को
पॉलिटिकल दायरे में रखें। पॉलिटिकल तो दायरे में बल्कि रखना ये- कैसे पॉसिबल होगा सज्जाद बुखारी? आपने कहा है कि ये मुल्क नहीं डूब सकता, इस मुल्क को कोई नहीं डुबो सकता, बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं। फाफन की रिपोर्ट में कहा गया सियासी जमातों के इख्तलाफात बुलाकर मुत्तहिद होना चाहिए, ना हुई तो मुल्क सियासी अदम इस्तेकाम की जद में रहेगा और कमजोर मईशत पर मजीद मनफी असरात मुरतब होंगे। आपको नजर आ रहा है आइंदा आने वाले दिनों में पार्टियां एक टेबल पर आएंगी, निगोशिएट करेंगी और अपने अपने इख्तलाफात को साइड पर रख के मुल्क को बचाने के लिए मुत्तहिद होने के कोई असरात नजर है? हमारा हर प्रोग्राम जो होता है इसी डिबेट पर खत्म हो जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये किया, नून लीग ने अपने टेन्योर में ये किया, पीपल्स पार्टी ने इतनी खैदोबंद की सौतें गुजारी हैं, तो अब एक जगह पे मुत्तहिद होने के असरात आपको नजर आ रहे हैं? देखिए इरम, आपने जो बात की है, मैं जनरल साहब की बात और अपनी बहन जो है नुसरत वाहिद साहिबा की बात को, क्योंकि मैं उनके जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, ना ही मैं उनके एहसासात को ठेस पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे मामलात होते हैं, नज़रियाती और जज्बाती वाबस्तगी भी होती है किसी सियासी जमात के साथ। मुझे लैला अच्छी लगती है, भले दुनिया उसको कहती रहे कि इसकी रंगत अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे लैला के साथ इश्क है, तो मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। तो डेफिनेटली मैं किसी से वो नहीं कर सकता। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि ये सियासी जमातें अपना चूरन क्यों नहीं बेचती, परफॉर्मेंस वाला चूरन क्यों नहीं बेचती, ये एंटी स्टैब्लिशमेंट चूरन क्यों बेचती हैं? खान साहब को 3.5 साल की परफॉर्मेंस का चूरन बेचना चाहिए था। मुझे क्यों निकाला वाली रात को 12 बजे अदालतें नहीं, आपके लिए भी रात को 12 बजे अदालतें लगी, आपके लिए सुबह आके आप लोगों को बेल बिफोर अरेस्ट भी मिलते रहे। खान साहब ने अभी तक आपने जेल में आप नहीं गए, और आपको क्या चाहिए? आज भी आपको लाडला कहा जा रहा है, आज भी आपको सिस्टम का लाडला कहा जा रहा है, तो और आपको क्या रिलीफ चाहिए? आप आए, सियासी मैदान में आए, सियासी मैदान में आकर आप सियासत करें, उन्हें कहें ये डाकू थे, मैंने उनकी जगह ये अच्छा काम किया, ये रियासत मदीना नहीं बना रहे थे, मैंने रियासत मदीना बनाई, इन्होंने नौकरियों का वादा किया नहीं किया, मैंने 1 करोड़ नौकरियां दी, 50 लाख घर दिए, जीडीपी 6 पर पहुंचा दी, मुल्क जो है टेक ऑफ कर रहा था, मैंने पेट्रोल जो है वो दोबारा से इलेक्शन करवाए जाए और हमें ये करने का मौका दिया जाए। 4.25 साल में जो कमी पेशी रह गई थी, अब ऐसा कोई मुतबादल फ्रेमवर्क शायद हमें एक ही चीज का, मैं एक बात जरूर कहूंगा, हमें एक ही सबक पढ़ाया गया। हम तो खान साहब के चाहने वाले हैं जी, हमने तो खान साहब की बड़ी सपोर्ट की है। वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और फौज के खिलाफ वो बंदा बात करता है जो चोर होता है, करप्ट होता है, उसको मालूमात होती है कि ईमानदारी और हैंडसम होने के हवाले से और सच्चा इंसान होने के हवाले से सिर्फ बातों की हद तक नहीं होगा, परफॉर्मेंस बेस्ड जो पॉलिटिक्स है ये किस तरीके से हमारे मुल्क में लागू होगी और इसका इत्तलाक कैसे हो सकेगा और क्या सियासी जमातें इस बेस पर, इस पॉइंट पर मुत्तहिद हो सकेंगी, देखना यह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सज्जाद बुखारी, नुसरत वाहिद साहब, जनरल टाइम साहब हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम डायलॉग का वक्त खत्म हुआ, चाहते हैं अपनी मेज़बान इरम चौधरी को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।